नमस्ते। मैं सी अनिल के जैन द डेवलपमेंट डिलेमा किताब का लेखक हूं। आज हम मेरी किताब के एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। भारत की प्रतिबंधात्मक विदेशी मुद्रा प्रबंधन ने कैसे हमारी आर्थिक विकास को धीमा किया है। प्रतिबंधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन की चुनौतियां विदेशी मुद्रा या फॉरेक्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। यह वह मुद्रा है जो किसी देश को वैश्विक स्तर पर सामान और सेवाएं खरीदने बेचने के लिए चाहिए होती है। भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FIMA) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) लंबे समय से इन लेन देन को नियंत्रित करते हैं। हालांकि इन नियमों का मकसद देश के आर्थिक हितों की रक्षा करना है, लेकिन इन्होंने कुछ बड़ी चुनौतियां भी खड़ी की हैं। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है पूंजी की सीमित गतिशीलता। 1991 से पहले भारत में विदेशी मुद्रा पर सख्त नियंत्रण था। इसी वजह से हमारी आर्थिक विकास दर सालाना 3.5 टन के आसपास ही थी। 1951 के आर्थिक सुधारों के बाद जब हमने उदारीकरण शुरू किया तो हमारी जीडीपी विकास दर अगले कुछ दशकों में 6-7% तक बढ़ गई। यह साफ दिखाता है कि पूंजी को मुक्त करने से विकास को बढ़ावा मिलता है। एक और बड़ी चुनौती है वैश्विक एकीकरण में बाधा बनना। जटिल और धीमी मंजूरी प्रक्रियाएं विदेशी निवेश को रोक सकती हैं। 2018 में वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट डील के बारे में सोचें। यह 16 बिलियन का एक बड़ा अधिग्रहण था जिसमें नियामक बाधाओं के कारण काफी देरी हुई। या फिर वोडाफोन के निवेश को लें, जिसे पिछली तारीख के टैक्स की मांगों को लेकर लंबे कानूनी संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिससे एक अनिश्चित निवेश माहौल बना। ये घटनाएं सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं हैं। चीन, अर्जेंटीना और नाइजीरिया जैसे देशों में भी ऐसी ही समस्याएं देखी गई हैं। यह हमें एक महत्वपूर्ण बात पर लाता है: निवेशकों के उत्साह को कम करना। एक जटिल और अपारदर्शी नियामक ढांचा, जैसा कि 1990 के दशक से पहले भारत में लाइसेंस राज के रूप में जाना जाता था, निवेशकों को सावधान बनाता है। यह परिचालन लागत और अनिश्चितता को बढ़ाता है, जिससे संभावित निवेशक दूसरे देशों में चले जाते हैं। अक्षम नीतियों के परिणाम प्रतिबंधात्मक विदेशी मुद्रा नीतियों के कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। एक है पूंजी का अक्षम आवंटन। जब सरकार विदेशी मुद्रा को सख्ती से नियंत्रित करती है तो निवेश बाजार की जरूरतों के बजाय नीतिगत प्राथमिकताओं के आधार पर कम उत्पादक क्षेत्रों की ओर जा सकता है। उदाहरण के लिए, अर्जेंटीना में सख्त नियंत्रण ने अक्सर उपभोक्ता वस्तुओं के आयात को प्राथमिकता दी, जिससे औद्योगिक विकास रुक गया। इससे अनौपचारिक या काला बाजार भी पैदा हो सकता है, जहां मुद्रा को ऊंचे दाम पर बेचा जाता है, जिससे आर्थिक विकृतियां पैदा होती हैं। जिम्बाब्वे में अत्यधिक मुद्रास्फीति इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण है कि जब सख्त नियंत्रण के कारण काला बाजार पनपता है तो क्या हो सकता है। इसके अलावा ये नीतियां मुद्रा में अस्थिरता पैदा कर सकती हैं। जब सरकारें मुद्रा की प्राकृतिक आपूर्ति और मांग को बाधित करती हैं तो आधिकारिक और काले बाजार की विनिमय दरों के बीच एक बड़ा अंतर हो सकता है। अर्जेंटीना, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे सभी ने इसका अनुभव किया है, जिससे आर्थिक अस्थिरता और मुद्रास्फीति हुई है। हालांकि भारत की व्यवस्था अधिक स्थिर है, लेकिन उसे ऐसी अस्थिरता के जोखिम को भी संभालना पड़ता है। भारत के सुधार और उनका प्रभाव अच्छी बात यह है कि भारत अपनी विदेशी मुद्रा प्रबंधन में सुधार करने में सक्रिय रहा है। कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं। उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) 2004 में शुरू की गई इस योजना से निवासियों को सालाना 250,000 तक भेजने की अनुमति मिलती है। इसने भारतीयों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता दी है, लेकिन यह हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव डालती है और पूंजी के देश से बाहर जाने की चिंता पैदा करती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए दोहरी मंजूरी मार्ग। यह दो तरफा दृष्टिकोण कुछ क्षेत्रों के लिए स्वचालित मार्ग का उपयोग करता है, जिसने अमेज़न और सैमसंग जैसे वैश्विक दिग्गजों को आकर्षित किया है, जबकि सरकारी मार्ग रक्षा और दूरसंचार जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में जांच को बनाए रखता है। FDI सीमा में वृद्धि। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में FDI की सीमा को धीरे धीरे उदार बनाया है। जैसा कि आप इस तालिका में देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में FDI की सीमा में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी भी पीछे हैं, जो विदेशी निवेश के असमान वितरण को उजागर करता है। बाहरी वाणिज्यिक उधार नीति (ECB)
यह नीति भारतीय संस्थाओं को गैर निवासी उधारदाताओं से वाणिज्यिक ऋण लेने की अनुमति देती है। हालांकि यह बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए सस्ता धन उपलब्ध कराता है, लेकिन यह कंपनियों को महत्वपूर्ण विनिमय दर और ब्याज दर जोखिमों से भी उजागर करता है। उदाहरण के लिए 2013 में रुपये के मूल्य में गिरावट ने कई कंपनियों पर पुनर्भुगतान का बोझ बढ़ा दिया था। विदेशी मुद्रा भंडार। इन चुनौतियों के बावजूद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है। जून 2024 तक यह लगभग 54 बिलियन है, जो लगभग 10 महीने के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। भंडार में विदेशी मुद्रा संपत्तियां, सोना और अन्य उपकरणों का मिश्रण है। हालांकि अमेरिकी डॉलर पर हमारी निर्भरता और इन भंडारों पर कम लाभ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें सावधानीपूर्वक प्रबंधित करने की आवश्यकता है। अंत में भारत की विदेशी मुद्रा नीति एक क्लासिक विकास दुविधा का सामना करती है। अपनी पूरी आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए हमें नियामक सुरक्षा उपायों और उदारीकृत विकास के बीच एक संतुलन बनाना होगा। आरबीआई और वित्त मंत्रालय के समन्वय के साथ पारदर्शिता, डिजिटलीकरण और निवेशक अनुकूल सुधारों को बढ़ावा देना ही आगे का रास्ता है। मैं आपके विचार जानने को उत्सुक हूं। आपको क्या लगता है कि भारत के आर्थिक भविष्य के लिए कौन से सुधार सबसे महत्वपूर्ण हैं?